सो आज हम लोग पोलराइजेशन, तो लास्ट डे मैंने थोड़ा थ्योरी बता दिया था, तो थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट, कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। तो पोलराइजेशन से शुरू करते हैं। सो पोलराइजेशन में जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही है कि कोई भी अनपोलराइज लाइट अगर होती है तो वो अगर किसी नैरो स्लिट वगैरह से पास होते हैं तो वैसे केस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसके वाइब्रेशन अलाउड होते हैं। जैसे अगर ये चेयर में अगर देखो तो ये स्लिट अगर है तो ये वर्टिकल वाइब्रेशन अलाउड होंगे और हॉरिजॉन्टल वाले कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय दिस चेयर मटेरियल, और सिर्फ ये वर्टिकल वाले ही ऑसिलेशन बाहर आएंगे। तो इसे हम लोग लिनियरली पोलराइज कहेंगे। तो लिनियरली इसलिए क्योंकि एक लाइन में ये पोलराइज होते हैं, तो एक लाइन में ये पोलराइज होते हैं इसलिए ये लिनियरली पोलराइज कहा जाता है। इनको प्लेनर भी बोला जाता है। सो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जो भी इंटेंसिटी आएगी, तो दैट मीन्स अगर मान लो आई नॉट इंटेंसिटी की है लाइट, तो क्या ये लाइट आई नॉट ही रहेंगे या कुछ कम हो जाएंगे? तो आई नॉट इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होती है आई डैश वो जनरली आई नॉट से कम हो जाती है और हाफ भी हो जाएगी अगर इसमें अनपोलराइज लाइट आ रही है। तो ये आधा होने का कंसेप्ट ये है कि अगर जैसे एक पोलराइड होते हैं जो इस तरह के डिवाइस या ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन अलाउड होते हैं। तो ये इसे हम लोग पास एक्सिस कहते हैं। तो ये पास एक्सिस होते हैं जिसमें इस तरह से ये पास एक्सिस बने होते हैं। तो इसमें पास एक्सिस को इस तरह से दिखाया गया है, ये पूरे में होता है इस तरह से प्लेट में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रहा है अब? यस सर। तो इसमें मैं ये कह रहा था कि इस वेव के लिए क्या होता है कि अगर मान लो 2i0 इंटेंसिटी का है और ये अनपोलराइज है, अनपोलराइज में क्या होता है कि डॉट का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल होना होता है, और इस तरह से वर्टिकल एरो जो है दैट रिप्रेजेंट वर्टिकल वाइब्रेशन। तो किसी भी अनपोलराइज लाइट को हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग कि ये इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट पर है वाइब्रेट करता हुआ, तो किसी इंस्टेंट पर अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल भी होगा और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डॉट से दिखाया जाता है और वर्टिकल को इस वर्टिकल एरो से दिखाया जाता है। तो ऐसे केस में इस तरह से ये वेव को शो किया गया है और ये अनपोलराइज लाइट है। तो इसमें वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन है, दैट मीन्स एक प्लेन में ये हर एक डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा, इस तरह से हर एक डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहा होगा।
तो एक प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहा होगा ये वेव, और जब ये पास होता है तो ये सिर्फ एक ही लाइन में या इसी प्लेन में, सिर्फ इस प्लेन में, यानी कि इसके पैरेलल वाले जो प्लेन है, इस प्लेन में ही लाइट बाहर आएंगे इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ, तो लाइट इसी प्लेन में बाहर आएंगे, राइट। तो इस कारण से इसको हम लोग लीनियर या फिर प्लेनर वेव्स कहते हैं। तो ऐसे में जो इंटेंसिटी होती है वो आधी हो जाती है। तो इंटेंसिटी हाफ क्यों होगी अगर अनपोलराइज को हम लोग पोलराइज के थ्रू पास करें, तो उसके पीछे रीजन यही मार्लस लॉ है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मार्लस लॉ ये कहता है कि अगर एक पोलराइज लाइट लेते हो विच इज से आई नॉट इंटेंसिटी, तो ये जो बाहर आएगा, तो ये अगर पास एक्सिस से ये जो लाइट एंटर कर रही है वो पास एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाता है, तो इन दैट केस जो इंटेंसिटी बाहर आएगी दैट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है फॉर मार्लस लॉ। आई नॉट एंटर करने वाला इंटेंसिटी होगा, और आई जो फाइनली जो इमर्ज होकर बाहर आया पोलराइज होने के बाद, तो फाइनली पोलराइज होने के बाद जो आता है, एक पोलराइज लाइट फिर से पोलराइज होती है और वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मार्लस लॉ, और इसका प्रूफ यहाँ पे बताया गया है। तो एक तरह से ये प्रूफ है इसका। तो ये मार्लस लॉ का एक तरह से सिंपल सा प्रूफ है। इस प्रूफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी लाइट होती है, अगर मान लो पोलराइज लाइट है जैसे आई नॉट, तो आई नॉट अगर पोलराइज लाइट है तो आई नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आई नॉट ये इनिशियल एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एम्पलीट्यूड है इस वेव का। इस वेव का जो पास एक्सिस है, तो पास एक्सिस अगर हमने वर्टिकल लिया है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ए cos थीटा, दैट विल पास थ्रू दिस। तो जो बाहर का जो वेव आएगा पास होने के बाद, दैट विल बी से ए cos थीटा कंपोनेंट। तो ए cos थीटा कंपोनेंट ही बाहर आएगा उस वेव का। तो दैट मीन्स जो इंटेंसिटी हमें बाहर को मिल रहा है, दैट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर यानी ए cos थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और जो पहले था वो ए स्क्वायर का। दोनों का रेशियो लोगे, प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो तो इंटेंसिटी जो बाहर वाले का आ रहा है पोलराइज होने के बाद ए cos थीटा, दोनों का स्क्वायर लोगे रेशियो, तो ये cos स्क्वायर थीटा रहता है। तो दिस गिव्स ए मार्लस लॉ। इसमें हम लोग इस मार्लस लॉ के थ्रू ही बता सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी आधी क्यों हो जाती है। इसकी इंटेंसिटी आधी होने के पीछे रीजन ये है कि ये जो थीटा होता है, तो इसका अगर हम लोग वेव का इक्वेशन लिखोगे, तो जो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे ये, तो ये पढ़ा होगा आपने, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इस टाइप का होता है वेव। तो दैट मीन्स इसका जो थीटा होता है वो ओमेगा टी से रोटेट करता है, यानी इसके जो डायरेक्शन होते हैं वो ओमेगा टी से रोटेट करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसमें ये रोटेटरी वेक्टर्स होते हैं फेजर जैसा, और तो फेजर जैसा ये रोटेटरी वेक्टर्स होते हैं, और ये थीटा से रोटेट करते हैं, यानी इसका जो थीटा होगा दैट विल बी ओमेगा टी। तो इसलिए जो इंटेंसिटी होगा वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन हो गया। और अगर हमें टोटल इंटेंसिटी चाहिए तो एवरेज ही होगा, और कॉस का एवरेज एक पूरे साइकिल में हाफ होता है, दैट्स व्हाई इसकी जो एवरेज निकालोगे मैथमेटिकली तो इट विल कम आउट हाफ, और ये आई नॉट बाई 2 आएगा। तो दैट मीन्स जो इंटेंसिटी हमें मिलते हैं एक एवरेज वो हाफ मिलती है। तो ये रीजन है, और ये आईटी वगैरह में पूछा भी गया है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में गिवन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ आई इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजिंग शीट, तो ये अनपोलराइज्ड है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हिच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, तो जो ट्रांसमिट नहीं होगा वो कितना होना चाहिए, तो दैट शुड बी ए बाई 2। तो ए बाई 2 ट्रांसमिट नहीं हो रहा होगा, राइट, क्योंकि ए बाई 2 ही बाहर को आता है। तो दैट मीन्स दिस मच इज से नॉट ट्रांसमिटेड। तो इसका जो आंसर कहा जाएगा दैट शुड बी ए। तो रीजन तो यही सब जान रहे हो कि जो आई होता है वो आई नॉट बाई 2 होता है, इसलिए जो ट्रांसमिटेड होगा वो आई नॉट बाई 2 है, और जो एब्जॉर्ब हुआ है तो ट्रांसमिटेड जो होगा वो आई नॉट बाई 2 होगा, और जो नहीं ट्रांसमिट हुआ है दैट इज से एब्जॉर्ब। तो ये जो एब्जॉर्ब पार्ट होगा दैट विल बी अगेन आई नॉट बाई 2। तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें देखो कि अ बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू द पोलराइड ए एंड देन थ्रू अनदर पोलराइड बी विच इज ओरिएंटेड। तो ऐसे में we have passed through the poloid A and then through another poloid B which is oriented so that its principal axis plane makes an angle 45 degree relative to that of A. The intensity of the emergent light कितनी होगी। तो एक अनपोलराइज लाइट को तो पहले पास किया ए से, तो जैसे ही पोलराइड ए से पास कर रहे हो
तो इन दैट केस में इसकी जो इंटेंसिटी रह जाएगी वो आधी रह जाएगी, राइट। और उसके बाद फिर से एक सेकेंड प्रोलाइट से पास कराया जा रहा है, बट ये जो सेकेंड प्रोलाइट का जो एक्सिस है वो ओरिएंटेड है, तो दैट एक्सिस इज ओरिएंटेड विद 45 डिग्री। तो पास एक्सिस इससे ये है, तो अगर ये पास एक्सिस ये रहा फर्स्ट का, तो दिस इज से प्रोलाइट ए एंड दिस इज से प्रोलाइट बी। तो प्रोलाइट ए से जो इंटेंसिटी हमें मिलेंगे वो हमें पता है कि आई नॉट बाई 2 मिलते हैं, और इस आई नॉट बाई 2 को अगर हम लोग इसके थ्रू पास कराएं, ये पास एक्सिस है तो ये टिल्टेड आएगा, और इसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी आई नॉट बाई 2 का फैक्टर हो जाएगा ऑफ से cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो दैट विल से हाफ, तो ये आई नॉट बाई 4 होना चाहिए। क्या आंसर आएगा इसका बताना? सर आई नॉट बाई 4 ही बी होगा ना? यस सर। इट शुड बी से बी। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ जस्ट ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो ये आई नॉट जो था ये अनपोलराइज था, तो दिस आई नॉट वाज, सॉरी, आई नॉट जो था वो अनपोलराइज्ड है, जब बाहर आएगा तो ये पोलराइज हो जाएगा। और फिर से बाहर आ रहा है तो फर्दर पोलराइज हुआ है। इस क्वेश्चन को करना, इसमें 2 बीम्स दिया है ए एंड बी, और इस ए और बी के लिए हम लोग क्या पा रहे हैं कि प्लेन प्लेट विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन आर सीन थ्रू अ पोलराइड। तो from the position when the beam A has maximum intensity and beam B has zero intensity, a rotation of polarized to 30 degree makes the two beams appear equally bright. If the initial intensity of the two beams are I and B respectively, then IIB equals to this. तो इंटेंसिटी जो A से पास होगा वो आई नॉट का cos स्क्वायर 30 डिग्री होना चाहिए जैसा लग रहा है, और आई भी जो होना चाहिए वो आई नॉट का cos स्क्वायर 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ए के साथ अगर 30 डिग्री बना रहा है तो बी के साथ ये 60 डिग्री बनाएगा। तो इससे इनकी जो रेशियो होनी चाहिए cos स्क्वायर 30 से 3/4 एंड cos स्क्वायर 60 इज 1/4, 3 आई थिंक होगा। क्या आंसर सही है? 3 लिखना, मेरे ख्याल से 3 होगा। क्या कहते हो? यस सर 3, सानिया ठीक है। तो ये सारे आसान है, इसमें क्या जा रहा है कि ए से 30 बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बी जो उसके परपेंडिकुलर है, तो ए और बी का जो पास एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। तो वैसे कि इसमें अगर हम लोग देखें कि ए अगर इस तरह से वर्टिकल अगर है, सॉरी, ए अगर वर्टिकल बना रहा है तो बी का जो एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो ए का अगर पास एक्सिस वर्टिकल है तो बी का जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। वैसे कि इसमें दोनों के लिए अगर इंटेंसिटी कंपेयर किया जाए तो ए से ये 45 डिग्री बना रहा है तो बी से 30 डिग्री, तो बी से ये 60 डिग्री बनाएगा जो भी लाइट हो। तो लाइट कुछ इस तरह से एंटर हो रही है कि दिस मेक्स सम एंगल से, सो ये जो है ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है से इंटेंसिटी आई नॉट का अगर सपोज पोलराइज, तो ये 30 डिग्री बना रहा है ए के साथ, तो ऑब्वियस है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री बनाएगी, यानी कि बी के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है। ये क्वेश्चन करना है 18 का।
सो इसमें दो पोलराइजर आई थिंक लिया गया है। जो फर्स्ट पोलराइजर है वो ए है और सेकेंड जो है वो बी है, और दोनों के पास एक्सिस आई थिंक वर्टिकली होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी इंटेंसिटी में कोई चेंजेज है नहीं। तो जो लाइट पहले आ रही है वो लाइट से अनपोलराइज्ड है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। तो अनपोलराइज्ड लाइट अगर आई आते हैं इंटेंसिटी का, तो ये एक तरह से पोलराइज हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी जो है वो आधी रह जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी हाफ रह जाती है। और जब यहाँ से आता है तो भी ये हाफ ही रहेगा, क्योंकि सेम लाइट एंटर कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी I/2 है, तो ये I/2 ही होगा ए और बी के थ्रू, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब इसमें कह रहा है ये कि अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर शी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पोलराइजर और रखा गया है, तो एक ये थर्ड पोलराइजर अगर रखते हैं, दैट इज से सी, तो सी अगर थर्ड पोलराइजर रखा जाए, तो the intensity of light beyond B is found to be now I/, the intensity beyond B is सर now ये found to be, आंसर तो इसका I/2 नहीं मिलता है, अब ये जो मिलता है वो I/8 मिलता है। तो ये जो पोलराइजर C है, इसकी एक्सेस हमें देखने हैं, तो ये पोलराइजर C कुछ इस तरह से टिल्टेड है, तो ये वर्टिकल लाइन के साथ, तो ये वर्टिकल लाइन के साथ यानी ए वाले के साथ अगर ये थीटा बनाता है, तो दिस थीटा वी हैव टू फाइंड। क्या आंसर बता रहे हो आप? 60 डिग्री। 30 डिग्री। I/2 का cos स्क्वायर 30 जो होना चाहिए वो I/8 होना चाहिए, तो I/8 शुड बी 60। हाँ 60 तो लग रहा है। I/2 का ये cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए, जिससे cos थीटा क्या आ जा रहा है, हाफ, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। 4। सही है आंसर, हाँ ठीक। ये 4 ही होगा, तो इसका आंसर डी इज करेक्ट, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आसान है ये, बस थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको आपको समझना होगा। तो इसमें बस मेन शुरू में ये समझना जरूरी है कि दोनों पैरेलल होंगे, तो ए और बी पैरेलल होंगे, क्योंकि ए से पास करने पे I/2 है और बी के बियॉन्ड भी I/2 है स्टार्ट में, दैट मीन्स बोथ आर पैरेलल। तो ये मेन है, अगर इसको आप पैरेलल ले लेते हो, फिर जैसे सी प्लेस करोगे, तो सी से जो बाहर आएगा वो इंटेंसिटी, एक मिनट, लेकिन एक चीज तो और भी होना है ना, अगर ऐसा है तो I² cos थीटा, तो cos थीटा फिर cos थीटा, तो cos का एक cot थीटा नहीं होगा, I/8 इज, सर बी से भी तो एंगल पे है ना, बी जो बी है से भी बी एंगल से भी। बना रहा है, बी से भी एंगल बना रहा है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है ना, एक cos थीटा और आएगा, एक cos का थीटा और आएगा, और ये 1/√2, तो 60 तो नहीं आएगा आंसर, 45 होगा इसका आंसर, क्योंकि इससे जब इमर्ज होकर आते हैं ना तो टिल्टेड आते हैं, तो इससे जब इमर्ज होकर आएंगे तो टिल्टेड आएंगे। तो ये जो टिल्टेड आ रहा है वो cos स्क्वायर थीटा, तो ये I/2 का cos स्क्वायर थीटा होगा। अब इस cos स्क्वायर थीटा का अगर बी के साथ देखोगे तो एंगल जो है फिर से थीटा ही बन रहा है, तो ये I/2 cos स्क्वायर थीटा का फिर एक फैक्टर cos स्क्वायर थीटा होगा, और दिस विल बी नथिंग बट I/8। तो दो बार ये पोलराइज हो रहा है, सी के थ्रू भी और बी के थ्रू भी। नो, इस कारण से ये 45 डिग्री आंसर होगा, 60 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री होगा आंसर डी। ये दो बार पोलराइज हो रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन है ये सब, जैसे आपको थोड़ा कैलकुलेशन और ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से पोलराइजर के जितने भी आएंगे क्वेश्चन वो इजी होंगे। ये क्वेश्चन करो आप, a system of 3 polarizer P1 P2 P3 is set up such that सिक्सटी डिग्री तो नहीं है, 45 डिग्री आंसर है इसका।
इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें आप क्या पा रहे हो, सिस्टम 3 P1 सेट अप सच दैट पास एक्सिस P3 इज क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ P1। तो एक्चुअली 3 पोलराइजर है, तो ये फर्स्ट हो गया, तो ये फर्स्ट पोलराइजर है और ये से लास्ट है P2 और बीच में एक P2 भी आई थिंक। तो 3 पोलराइजर दिया हुआ है और ये क्रॉस्ड है, दैट मीन्स P1 का अगर ऐसा रखोगे एक्सिस तो P3 हॉरिजॉन्टल होगा। इस सेटअप सच दैट पास एक्सिस P3 इज क्रॉस विद दैट ऑफ P1। तो अब इसमें हमें ये जो पोलराइजर है P1 P2 P3, तो P1 P2 और P3, द पास एक्सिस P2 इज इंक्लाइंड 60 टू द पास एक्सिस ऑफ P3। तो ये जो इसके जो पास एक्सिस है ये इंक्लाइन कहा जा रहा है, एंड दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है P2 का। तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूँ मैं ऐसे, और ज्यादा टिल्टेड दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे में ये जो है 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना बनाएगा, तो वर्टिकल के साथ 60 बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लेते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इट विल मेक 30 डिग्री। तो the positive P2 inclines when a beam of unpolarized light or shine incident on P1। तो ये I नॉट इसमें अनपोलराइज आ रही है, तो I नॉट अगर अनपोलराइज आ रही है तो इससे पास होने पे हमें पता है कि इट विल बी से I नॉट बाई 2। अब I नॉट बाई 2 के साथ ये 60 डिग्री के पैरेलल आएगा और ये I नॉट बाई 2 का cos स्क्वायर 60 डिग्री होगा P2 के थ्रू। अब लेकिन इसके थ्रू जो पास होकर आएगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो जो इसके थ्रू जो पास आएगा दैट विल हैव ओनली से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट बाहर आया है पास होने के बाद। तो ये जो हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी हमें मिल रहा है दैट विल बी से I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 60 का भी cos स्क्वायर 30 होना चाहिए, एंड दैट शुड बी I। तो रेशियो पूछा जा रहा है, तो हमें मिल रहा है कि दिस I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 60 से 1/4 cos स्क्वायर 30 is 3/4, दैट विल बी से I। सो यहाँ से जो I और नॉट I के रेशियो होंगे 32/3 आ रहे हैं, 10 के आसपास कुछ आ रहे हैं। सही आंसर देखना। यस सर, सी पार्ट 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, यस सर। 10.67। सो सी पार्ट सही होगा, तो इसका सॉल्यूशन सी सही है, थर्ड। दिस विल बी आंसर। आया समझ में आप लोगों को? यस सर सर एक बार दोबारा बता देंगे कि हमने 60 उसमें लिया बट देन उसमें हमने फिर P3 में 30 करे हॉरिजॉन्टल, तो एक बार वो दोबारा बता दो। एक्चुअली ये देखोगे ना कि अगर साइड व्यू अगर आप देखते हो P2 का, तो P2 का देखने में कैसा लगेगा, तो P2 का अगर साइड व्यू अगर देखोगे तो ये आ रहा है फ्रंट से, और P3 कुछ इस तरह का होगा शेप में। तो इसमें क्या पा रहे हो आप कि इसका जो पास एक्सिस है, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन से इसके पास एक्सिस 60 डिग्री बना रहे हैं ये P2 का, और P3 का जो है इस वर्टिकल लाइन के साथ पास एक्सिस एग्जैक्ट 90 डिग्री है, दैट मींस इसका जो पास एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है P3 का। तो P3 का और P2 में क्या पा रहे हो, तो
P2 makes an angle 60 डिग्री विद वर्टिकल, राइट। अब इसमें जो लाइट एंटर करेगी वो लाइट कौन सी एंटर होगी, ये वाली एंटर होगी 60 डिग्री वाली। तो P3 में जो लाइट एंटर होंगे वो पोलराइज लाइट एंटर होंगे, राइट। और ये 60 डिग्री के पैरेलल वाले लाइट एंटर होंगे, जिसकी इंटेंसिटी अभी हमने देखा था कितनी है, इसकी इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री हुई थी पास। ये लाइट एंटर हुई, तो ये लाइट इसके साथ कितने एंगल बना रहे हैं, इसके साथ 30 डिग्री, इसलिए जो इमर्ज होगा वो cos स्क्वायर फिर से होगा। आया कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, तो लाइट जो है ना इसी एक्सिस के अबाउट ही बाहर निकले हैं, ठीक है। तो लाइट इसी के एक्सिस के अबाउट बाहर निकले हैं, I0/2 cos स्क्वायर 60 वाले, और वो फिर से पोलराइज हो रहे हैं। तो एक बार cos स्क्वायर 60 और नेक्स्ट टाइम cos स्क्वायर 30 डिग्री। देख लो आप, ये आ गया समझ में सभी को? यस सर। Yes, sir. इसे ही करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना। इसको 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं इसके लिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अब आ रहे हैं? 2 यस मिनट का सर। टाइम है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं इसे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको।
आ रहा है समझ में? तो पहले तो यहाँ तो आप अनपोलराइज लाइट लो, ठीक है। तो ये अनपोलराइज है, मान लो इंटेंसिटी इसकी सपोज डबल होगी, इसकी इंटेंसिटी में जानबूझकर डबल लिया है क्योंकि हमें पता है कि ये आधी होनी है इसकी इंटेंसिटी, तो अनपोलराइज्ड है। सो दिस इज से अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड है। फिर ये लीनियरली पोलराइज्ड हो गया पोलराइजर के थ्रू। उसके बाद फिर फर्दर पोलराइज हो रहा है, तो जो फर्दर पोलराइज हो रहा है वो टिल्टेड हो रहा है थीटा एंगल पे, तो वर्टिकल के साथ ही है थीटा एंगल पे टिल्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आई नॉट इसकी हाफ हो गई एक तरह से पोलराइजर के थ्रू। अब इस आई नॉट का कॉस स्क्वायर थीटा एनालाइज जो होगा वो पूरे इंटेंसिटी जो भी एनालाइजर में इनकमिंग था, तो एनालाइजर में जस्ट 10% ही पास हो रहे हैं ओरिजिनल, यानी कि एनालाइजर के पहले आई नॉट आया और ये आई नॉट बाई 10 बाहर आया, दैट मीन्स ये आई नॉट बाई 10 है। तो इससे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो इससे जो कॉस थीटा की वैल्यू पा रहे हो वो √10 आ रहा है, राइट। √10 की वैल्यू 0.31 होते हैं, तो इससे थीटा कितनी डिग्री होगी? अगर 0.31 वगैरह देखो ना तो ये 30 डिग्री से कम एंगल के लिए होगा, राइट, क्योंकि 30 डिग्री पे cos 30 डिग्री √3/2 तो 0.7 करीब होता है। तो ये कितने डिग्री का होगा, तो इसको चेक कर लेना, ये टेबल से मिल जाता है, साइन टेबल से 18.4 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 18.4 होगा या फिर ये वाली होगी, कौन सा होगा? डी 1 या 4? सर डी होगा, 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि फिर दोनों 90 सर डिग्री पे हो जाएंगे ना। हाँ, तो हमने बोला और कितना रोटेट करना है कि जीरो हो जाए। सही है सही है, सही बहुत बता रहे हो आप। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि फर्दर इट शुड बी हाउ मच रोटेटेड सो दैट कि इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो इसमें इससे जो रोटेट करना पड़ेगा इस एनालाइजर को वो फर्दर, तो रोटेशन ऑफ एनालाइजर अगर देखें तो फर्दर रोटेशन of analyzer for intensity is 0 should be 90 degree minus theta, so it will come out 90 degree minus 18.4 degree, that comes out 71.6 I think, क्या है आंसर? 17.6, राइट। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ध्यान रखो इसमें एक्चुअली एंगल थोड़ा सा टफ है 0.31 वगैरह, तो आपको एंगल गेस करना पड़ेगा या फिर साइन टेबल यूज करना पड़ेगा। तो 18.4 डिग्री आ रहे हैं और फर्दर रोटेशन शुड बी 71.6 डिग्री। पोलराइजर का जो सेकेंड पार्ट है वो ब्रिस्टल लॉ है। ब्रिस्टल लॉ में यही हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर एंगल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग ब्रिस्टल एंगल कहते हैं। उस एंगल पे क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं और जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है रिफ्रैक्टेड, दिस टू मेक्स 90 डिग्री। और वैसे केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं वो एक तरह से लिनियरली पोलराइज होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोलराइज हो जाते हैं, तो इसके जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और व्हेन इट मेक्स 90 डिग्री। तो वैसे केस में IB है तो ये भी एंगल IB होगा एंड दिस एंगल विल बी RB। तो IB और RB का सम 90 बन रहा है, तो RB से 90 माइनस IB, और हमें यहाँ पे इस पोलराइजेशन एंगल IB या फिर ब्रिस्टल एंगल IB का वैल्यू या IP का वैल्यू चाहिए होता है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करें, और स्नेल्स लॉ में जो रिफ्रैक्टिव मीडियम का, तो ये जो मीडियम लिया जा रहा है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू मान रहे, तो म्यू जो होगा वो साइन आई बाई साइन, सो साइन आई बाई साइन आर से दिया जाएगा, तो साइन आई बी हो गया और साइन आर इज से 90 माइनस आई बी, तो दिस गिव्स ए ब्रिस्टल एंगल म्यू। तो आई बी और आई पी का वैल्यू tan इनवर्स म्यू लिया जाते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखोगे कि जो आई बी और आई पी है इनके वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम का, तो यहाँ पर μ2 और μ1 भी ले सकते हो। तो दीज आर से वैल्यूज। तब ये क्वेश्चन करना 2019 का, जो कि ब्यूस्टर लॉ पे ही बेस्ड है। इसका सॉल्यूशन तो वैसे किया हुआ है, इसको करना। तो इससे मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। So consider a tank made of glass, refractive index 1.5 with a thick bottom. It is filled with a liquid of refractive index mu. Student finds that is 50 of what the incident angle I. See figure is for a beam of light entering the liquid. The light reflected for the liquid goes interface is never completely polarized. For this to happen, the minimum value of mu is so इस क्वेश्चन में क्या पा रहे हो कि से लिक्विड है इस पोर्शन में लिक्विड है म्यू का, और इधर ग्लास है म्यू 1.5 का। तो इस लिक्विड के थ्रू रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है और साथ में रिफ्लेक्ट भी हो रही है यहाँ पे पार्शियली। तो जो भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से पोलराइज ना हो, यानी कि यहाँ पे ये ब्रिस्टर एंगल ना हो एक तरह से। तो अगर ये आरबी जो है ये ब्रिस्टर एंगल हो आईबी, तो अगर आईबी होगा तो इट विल बी से लिनियरली पोलराइज। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि पोलराइज नहीं होने देना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये पोलराइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये एक तरह से लिनियरली पोलराइज्ड है। तो अगर लिनियरली पोलराइज हो रहा है ये रिफ्लेक्टेड, तो वैसे केस में आर विल बी से आईबी। तो आर को इस बाउंड्री के लिए, लिक्विड और ग्लास बाउंड्री के लिए आईबी मानेंगे, तो आर को आईबी ले आ सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस जो लिक्विड है उसका म्यू कितना होना चाहिए कम से कम। तो लिक्विड का म्यू अगर हमें जाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे 1 पे, जिससे साइन और साइन में रेशियो मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा म्यू के टर्म्स में। और दूसरा क्या है, आरबी का वैल्यू देखें। तो आर क्या है, तो आर यहाँ पे एक तरह से ब्रिस्टर एंगल है बाउंड्री के लिए, तो आईबी को हम लोग ब्रिस्टर एंगल मान रहे हैं और लिक्विड एंड ग्लास इंटरफेस के लिए। इससे हमें 10 IB मिल जाएगा फॉर्मूला वाइज। तो 10 IB से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या लिक्विड जो भी हो, तो ये म्यू ग्लास और म्यू वाटर जैसा हो जाएगा। मैंने वाटर लिख दिया है, बट यहाँ पे ये जैसे कोई भी लिक्विड है, इसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा लिक्विड है ये, ठीक है। तो इसको लिक्विड का मान लो जो भी है, वैसे ये वाटर वाला ही वैल्यू लगभग आया है। तो अब इसमें लिक्विड जो वाटर का है, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू माना गया, और इससे ये 3/2 म्यू आ जाएगा IB। तो अब हमें पता है कि IB को R के बराबर रखना है। R यहाँ पे एक तरह से IB का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स एक तरह से tan R मिल गया 3/2 म्यू। तो ये tan R की वैल्यू मिल जाएगी। हमें करना क्या है, म्यू की वैल्यू जानना है। तो म्यू की वैल्यू अगर जानना है तो उसके लिए वी हैव टू यूज से स्नेल लॉ। तो हम लोग यहाँ पे इस बाउंड्री पे स्नेल लॉ हमने एक तरह से यूज कर लिया, ब्रिस्टर लॉ यूज कर लिया इस बाउंड्री पे। हमें इस बाउंड्री पे देखना है। इस बाउंड्री पे स्नेल लॉ अगर देखेंगे तो साइन आई विल बी इक्वल्स टू म्यू साइन आर। तो साइन आई जो होगा म्यू साइन आर होगा, बट हमें ये किसी भी एंगल की ये बात कर रहे हैं, तो ये रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल, तो किसी भी एंगल की अगर बात किया जा रहा है तो साइन आई एक जनरलाइज हो गया, तो ये लेस देन 1 होना चाहिए। हमें पता है कि साइन आई का लिमिट ये होता है कि लेस देन 1 होना चाहिए। That means this mu sin r should be less than 1. तो that means sin r should be less than 1 upon mu. तो sin r 1 upon mu के से कम होना चाहिए। अब ऐसे में अगर
टेनर का देखो तो टेनर का वैल्यू है 3/2 म्यू। तो एक ट्राइंगल मैंने बनाया टेनर का, तो ये 3 और 2 म्यू हुआ, तो ये रूट में आ जाएगा हाइपोटेनस बिगेस्ट साइड। और इससे साइन आर का वैल्यू 3/this आ रहा है, तो साइन आर इससे 3/this, ये टेनर का वैल्यू यूज कर लिया। और इसको इनइक्वलिटी बन रहा है, इससे इनइक्वलिटी में म्यू से लेस देन इक्वल टू दिस बता रहा है 3/√5। तो कह रहा है कि म्यू का जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 3/√5 होना चाहिए। ये हो गया जब पोलराइज करना होगा, तो इस कारण से जो म्यू का मिनिमम वैल्यू होगी तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/√5। तो हमें चूंकि पोलराइजेशन नहीं चाहिए, तो हमारे लिए ये अब म्यू मिनिमम हो जाएगा, तो म्यू मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन 3/√5। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। या है समझ में आप लोग को? देख लो आप। सर एक बार वो बताना, हमने IB और R को इक्वल क्यों लिया है? एक्चुअली कह रहा है ये क्या कि यहाँ पे ये पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट पे कोई पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कि पोलराइजेशन से नहीं कहा गया है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि नहीं हम पोलराइजेशन करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम कंक्लूड ये होता है ना, कोई इवेंट नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं कि नहीं ये इवेंट हो रहा है। तो ये इवेंट अगर हो रहा है तो दिस आर जो होगा वो क्या होगा, तो ये जो आर होगा यहाँ का दैट शुड बी आई एट दिस पॉइंट। तो ये इस पॉइंट का आई भी होना चाहिए, ब्रिस्टल एंगल होना चाहिए यार, क्योंकि ब्रिस्टल एंगल होगा ओके तभी सर। तो ये प्रोजेक्ट होगा। इसलिए आई बी को आर मान लिया। और बाकी तो इसके बाद ज्योमेट्री है, उसके बाद जैसे कि tan आई बी यूज कर लिया इस बाउंड्री के लिए, तो tan आई बी मतलब tan आर मिल गया। तो एक तरह से tan आर मिल गया, tan आर से हमें sin आर मिल जा रहा है। जब 1 पे हम लोग स्नेल लॉ यूज करेंगे तो वी कैन यूज sin r and we will get this. So this should be answer. तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए देखें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, और तो इसके लिए हमें कुछ चीजें जानना होगा ईएम वेव के बारे में। तो ईएम वेव के बारे में जो चीजें जानते हो आप, उसमें स्पीड ऑफ लाइट वगैरह तो जानते ही हो। तो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दिए थे, तो एक तो मैक्सवेल के इक्वेशन हमें देखने होते हैं। तो मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दिए हैं, तो उसने एक तरह से 4 इक्वेशन दिए। तो मैक्सवेल जो इक्वेशंस कहे जाते हैं, तो उसमें से हम लोग 2 तो पढ़ चुके होते हैं गॉस लॉ के नाम से। तो उसमें से 2 जो होते हैं वो सरफेस इंटीग्रल होते हैं। तो जब सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस का लिया जाता है, दैट इज से चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम की बात कर रहे हो, अगर कोई और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन आर 1 मान ले वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए 1 ले लिया जाता है। तो और दूसरा क्या आता है सरफेस इंटीग्रल फिर से, और सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये तो दैट शुड बी 0, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। तो मोनोपोल जो तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या फिर इसका रीजन ये होता है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बी फील्ड इज अ क्लोज लूप। तो हमेशा ये क्लोज लूप बनाते हैं, तो इस कारण से इसका फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स नेट 0 होगा। तो ये दोनों गॉस लॉ कहा जाता है। तो दीज आर से गॉस लॉ हो गए, एक मैग्नेटिक के लिए और एक से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, राइट। बट इसमें जो थर्ड लॉ आती है, तो दैट थर्ड लॉ होती है, पॉइंटिंग को मैं तो अलग रखूं, पॉइंटिंग वेक्टर। तो अब इसमें जो थर्ड लॉ होती है, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग को? यस सर। सर सो थर्ड जो होती है वो लाइन इंटीग्रल होते हैं, और एक लाइन इंटीग्रल जो फेमस है वो बी डॉट डीएल वाली होती है, दैट इज से म्यू नॉट आईपी होती है। तो इसमें आईसी और आईडी दोनों होते हैं, राइट। तो एक तो ये हो जाएगा। एक लाइन इंटीग्रल और हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल लोगे तो दैट विल से माइनस डी फाई बी बाई
dt होती है। तो ये जो मैट्रिक फ्लक्स होता है वो b का होता है। तो ये 4 है, राइट। तो इसको तो फैराडेज लॉ बोला जाता है लास्ट वाले को। तो ये फैराडेज लॉ है और इसे हम लोग एम्पियर्स मॉडिफाइड बोलते हैं। तो एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ सो ये एम्पियर्स लॉ बोला जाता है मॉडिफाइड। जो इसमें आईडी क्या है, तो आईडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आईडी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है और ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो जिस तरह से होता है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से एक चेंजिंग टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कंसीडर करते हुए ये मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया है एम्पियर्स को, जिसको मॉडिफाई करके उसने ये आईडी का कंसेप्ट दिया है। दिस आईडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसके प्रूफ वगैरह अगर चाहोगे तो आप उसमें प्रूफ देखा जाता है कैप्चर के प्लेट्स के थ्रू। तो कैप्चर के प्लेट्स के थ्रू अगर आप इसे चार्ज कर रहे हो, जिससे अगर आप चार्ज कर रहे हो, अगर सपोज, तो अगर इसकी चार्जिंग चल रही है तो वैसे केस में इसके जो चार्ज वगैरह होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं और इससे इसकी फील्ड लाइंस बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड दैट विल बी से सिग्मा अपन एरिया होता है। सिग्मा को हम लोग चार्ज अपन सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है बेसिकली। तो ये चार्ज अपन एरिया एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इससे इसकी जो फ्लक्स बन रही है दोनों प्लेट के बीच, वो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो फ्लक्स आई थिंक शुड बी क्यू बाई एप्सिलॉन। ये फ्लक्स हो जाएगा। तो इसमें जो फ्लक्स बन रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, प्लेट के एरिया के बीच, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। और अगर इसका रेट देखोगे तो जो डी फाई ई बाई डी टी का रेट आता है, दैट शुड बी से डी क्यू बाई डी टी, जिसको आई डी कहा जाएगा। तो इससे ये आई डी का ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करना काफी आसान है, अगर भूल जाओ तो आप इस तरह से डिराइव कर लो, राइट। तो ये मैंने जस्ट बता दिया है से एम्पियर्स लॉ के लिए। तो ये एम्पियर्स लॉ के लिए बता दिया। अब बाकी फोर्थ लॉ तो है ही फैराडेज का। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो हमें देखना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, राइट। सर हाँ सर फर्स्ट वाले में आपने क्या लिखा है इक्वल टू के बाद? क्यू एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड। ओके ओके। जितनी चार्ज एनक्लोज्ड होती है बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 1 लिया जाता है वैक्यूम के लिए। तो ये दोनों गॉस लॉ हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के, और बाकी एम्पियर्स लॉ और फैराडेज लॉ है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ये देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। तो इट इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं और इसमें जो होते हैं ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट, तो ये सारे जो होते हैं वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस थ्री आर से म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो ये एस के डायरेक्शन में ही एस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो जिधर एस वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर होते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन देखोगे वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। तो ये ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होंगे, ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट को कहते हैं। और इस तो डायरेक्शन इसका ई क्रॉस बी का होगा और एक तरह से ये प्रोपगेशन बताता है किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है या एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो कुछ ये एनर्जी डेंसिटी के वगैरह के टर्म में आएगा, जो भी एनर्जी डेंसिटी आप पढ़ते हो, राइट। तो ये सारे चीजें हैं, राइट। तो हमें इसमें मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट, कुछ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर ले, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो एनर्जी होती है तो उसमें एनर्जी डेंसिटी टर्म यूज किया जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी, तो दैट इज इट इज डिनोटेड बाय से यूई या फिर यूवी लिखते हैं। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, जिसे से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के कहते हैं। और अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट
स्क्वायर होता है, और एनर्जी डेंसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड का देखे तो ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होती है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो ऐसे केस में एक तरह से एनर्जी डेंसिटी जनरल माने जाते हैं। जो टोटल एनर्जी होगा वो इन दोनों का सम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दोनों एनर्जी साथ साथ होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये इनका सम होगा। तो वैसे में अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी एवरेज अगर ले तो इसको हम लोग यू एवरेज कहते हैं, दैट इज से एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर लिया जाए तो एवरेज होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का एवरेज होगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के एवरेज होंगे। अब इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखें तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट तो है ही, ई नॉट होता है, और ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 वगैरह टाइप का होगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर होगा, और ये होगा से 1/2 म्यू नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और ये भी साइन ही होता है, तो इसका भी फंक्शन सेम होगा, और ये स्क्वायर हो गया, सिर्फ एम्पलीट्यूड अलग होते हैं। तो इससे क्या वैल्यू आ रहा है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और ई नॉट स्क्वायर आ रहा है, और ये जो साइन स्क्वायर है इसका एवरेज, और दूसरे में जो आएगा वो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट आएगा, और इसमें भी साइन स्क्वायर का एवरेज आएगा, जो भी ये टर्म। तो इनके एवरेज वैल्यू हाफ होते हैं, तो इट विल बी से 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, ये आएगा। तो दिस विल गिव से एवरेज एनर्जी डेंसिटी। बट हमें पता है कि ये दोनों एनर्जी डेंसिटी जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ये पूछा भी गया है, 2-2 साल पूछा गया है कि इनका रेशियो का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए अगर हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताना हो तो उसका जो फॉर्मूला होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें दोनों हाफ 1/4 हाफ ही आएगा, तो उसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर हाफ या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट लिखोगे। तो इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि जब आप एवरेज करते हो तो इसमें ये जो ई नॉट होती है ये एम्पलीट्यूड होती है, पीक वैल्यू होती है। तो ये जो होती है वो पीक वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, ई नॉट। और इस फॉर्मूले में जो ई यूज कर रहे हो आप, ये सारे इंस्टेंटेनियस ई होती है। तो ये जो बी वगैरह है ये इंस्टेंटेनियस भी होती है, टाइम डिपेंडेंट है, समझ में। तो अगर आपसे एवरेज से पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड का, तो दोनों इक्वल होता है, और इसके फॉर्मूला आप एक ही बात है, इसके फॉर्मूला आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो हाफ ना लेकर आप एवरेज वैल्यू अगर अलग अलग लोगे तो एवरेज वैल्यू 4 होगा। तो अगर दोनों का एवरेज वैल्यू अलग अलग अगर आप लेते हो डिफरेंट सेपरेटली तो वो 1/4 होगा, बट अगर सम करोगे टोटल करोगे तो ये टोटल एवरेज वैल्यू है। so this will give से टोटल एवरेज डेंसिटी है, और ये क्या है, एवरेज डेंसिटी इंडिविजुअल। तो इनमें ये दो वैल्यूज ध्यान रखना है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही सारे टर्म्स हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इक्वेशन की बात किया जाएगा, तो जो इक्वेशन होते हैं ये एक वेक्टर होती है, और ये नॉट होगा, साइन आएगा, वेव हो गया ये, माइनस के एक्स आएगा। तो इसमें हम लोग के एक्स को थोड़ा पहले लिख लेते हैं। वेव में हमारे पास फ्रीडम है, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है जिसको मैं ई कैप कह रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ ऑसिलेट करते हैं, इसके भी एम्पलीट्यूड जो है वो बी नॉट ही होंगे, और ये भी साइन होंगे, तो दोनों का फेज सेम होगा। तो जो फेज उसका है वही फेज इसका होगा, और इसके साथ बी कैप आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बी कैप आते हैं। सो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है, राइट।
उसके अलावा इसमें के को क्या कहा जाता है, तो के का बहुत सारे नाम है। इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे एंगुलर वेव नंबर भी बोला जाता है। और ये के वही वेव वाला इक्वेशन है, 2π/λ है, के वही वेव वाला है। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो वेव में आपने पढ़ा है वही सारे टर्म्स आएंगे। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये 2π टाइम पीरियड होता है, या 2π न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फाई इज फेज कांस्टेंट, तो फाई को हम लोग फेज कांस्टेंट मानते हैं, और ये डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। इस पूरे टर्म को फेज कहते हैं। इसमें अगर मैं वेव वेलोसिटी बताना होगी तो दैट विल बी ओमेगा और के का रेशियो होगा। तो वेव वेलोसिटी इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो वेव स्पीड हम लोग डिनोट करेंगे वो सी से डिनोट करेंगे। तो अगर हम लोग वेव स्पीड लें तो सी नॉट होता है, तो दैट विल से या सी रखो, क्योंकि हम लोग सी के साथ हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट सी जो होती है वो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और ये जो होते हैं ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के रूट के बराबर होते हैं। तो ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था। प्रूफ तो आपको सीबीएसई में जरूरत पड़ेगा, अभी जस्ट वैल्यू याद रखो। बट अगर सी किसी मीडियम में देखोगे स्पीड ऑफ लाइट, तो वो सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट को म्यू से डिवाइड करोगे, और यहाँ पे मीडियम में म्यू ऑफ मीडियम यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर आएगा। तो ये सी ने मीडियम होती है स्पीड ऑफ लाइट। इसको चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, म्यू ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा क्या है कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1 होती है फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स अगर हैं तो उनके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ली जाती है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी। तो वैसे में अच्छा, ये जो म्यू है क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ध्यान रखना। और ये सारे म्यू जो है वो परमिएबिलिटी है, ये तो जानते ही होगे सब, ठीक है। तो ये दोनों म्यू है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर जो मैं लिखा है वो सी बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखा है। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं इन सबसे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्पीड के रेशियो में होते हैं, तो उनको भी आप परमेबिलिटी वगैरह के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमें यूज करना होता है। सर एक बार ऊपर करना फॉर्मूले देखने से सारे। सो ये एनर्जी डेंसिटी के लिए। सर अगर हमारी जैसे जो वेव है वो एक प्लेन में प्रोपोगेट कर रही हो, जैसे कि के साथ एक्स आता है, तो के साथ अगर 2 वेरिएबल्स में, तो वैसे कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं? वो मैं बताऊंगा अभी, वो भी बताना है। अच्छा ओके सर। यस सर हो गया। तनुज, आमिर, सुशांत, अंकित, समझ में आ रहा है सब? कुछ पूछना है? अमिल बताओ।
नहीं सर, आ रहा है समझ में। बस सर वही वो प्लेन प्रोपगेटिंग वेव का पूछना था, उसमें मेरे को और बार आई मीन तुम कंफ्यूजन दिख रहता है। नहीं रहे हो आजकल, ना कोई मेरे डाउट में आ रहे हो, ना कोई क्लास वगैरह में आए तुम। हाँ, नहीं सर, सर पिछली वाली में सही थी क्लास और तुम सिर्फ। जो टेस्ट देते हो उसका रिजल्ट क्यों नहीं भेजते? फिर मैंने बोला था कि सेंटर पे आने के लिए, आए भी नहीं कभी, और रिजल्ट तुमने भेजा नहीं है। कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी आपके जेई वगैरह जो मैं देता हूँ या जो आप कर देते हो वहाँ पे? सर 150 160 आते हैं सर। 150 160 से काम नहीं चलेगा, वो 200 एटलीस्ट होना चाहिए। तो तुम्हारे तो 200 आते थे, तो कम कैसे होने लगे? सर फुल सिलेबस में मतलब सर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, मतलब पता तो नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस सर। कम होता है तो सारे का फॉर्मूला याद करो ना, इतना तो आसान क्वेश्चन है, और सारे जेई मेन वाले जितने क्वेश्चन है उनको कर डालो। करना कुछ नहीं है, बस एक मिशन बना लो कि जेई मेन में अब तक जितने हैं मैं उसको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा हर चैप्टर का। तो आज ही बैठ जाओ एक चैप्टर, जैसे आज मैं पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन ये सब करा रही है, तो इनके सारे क्वेश्चन कर डालो जेई मेन में जितने आए अब तक, 19 20 ओके सर। 18, समझ रहे हो? हर एक का जेई मेन कर डालो जितने का आर्काइव मिले, और कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जेई मेन एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर जेई मेन का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब फिर तुम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, फालतू का इधर उधर खाली रिवाइज कर रहे हो। सिर्फ रिवाइज करने से नहीं होगा, क्वेश्चन की सीधी तैयारी करो। और कोई टॉपिक अगर रह जा रहा है तो बताओ मेरे को। डेढ़ सौ से तो कुछ चलेगा ही नहीं काम, 200 तो सब आने चाहिए। यहाँ पे 300 स्कोर कर रहे हैं बच्चे, 290 स्कोर कर रहे हैं, और एक नहीं 50 बच्चे कर रहे हैं, 30 40 बच्चे कर रहे हैं, 240 250 260। तो एक बार कांटेक्ट करो अमिल, ठीक है? यस सर। सर सेंटर पे आप कब कब होते हो, कब कब आ सकते हैं सेंटर पे? सेंटर में फ्राइडे को आऊंगा, इस बार फ्राइडे को आ जाना, टेस्ट देने आ जाना 12 बजे। ठीक है, टेस्ट भी दे देना अच्छा और फिर ओके मेरे से सर। डाउट भी पूछ लेना। एक ठीक है टेस्ट सर। हो जाएगी 12 से 3, उसके बाद थोड़ा डाउट पूछ लेना, और फिर संडे को आता हूँ। और उसके बाद तो हम लोग 10 तारीख के बाद तो सभी मिलेंगे सेंटर पे। 10 फरवरी के बाद सभी टीचर्स मिलेंगे आपको, किसी भी दिन आ सकते हो एक्सेप्ट मंडे, मंडे को छोड़कर। सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन लिखते हैं, तो इसका जो जनरलाइज इक्वेशन लिखोगे तो इसमें पीक वैल्यू तो आएगा ही नॉट, साइन आएगा, और उसके साथ फिर ये के डॉट आर आएगा। तो यहाँ पर के एक्स जगह पे के डॉट आर लिखना है हमें, और माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ओमेगा टी, और फाइव भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तो फाइव के वैल्यू ऑब्वियसली प्लस माइनस में आती है, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ध्यान रखो कि अगर हमें के के लिए देखा जाए तो के का जो वेक्टर होता है वो या तो प्लस माइनस स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो के का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस माइनस स्पीड ऑफ लाइट होगी। दैट मीन्स कि अगर आपने मान लो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लोगे तो ये ई कैप होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो बी कैप होगा, तो दिस विल बी से सी कैप, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होगी सी कैप। ये डायग्राम बिल्कुल याद रखो, ये डायग्राम ऐसा है कि बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। इस डायग्राम से जो चीजें हमें मिल रही है वो ये मिल रहा है कि ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, तो ये कुछ रिजल्ट्स मैं लिखना चाह रहा हूँ। जैसे सी कैप का डायरेक्शन हमें चाहिए, तो सी कैप का डायरेक्शन जो होगा वो ई कैप क्रॉस बी कैप होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आई जे के जैसा हो गया। अगर एक को एक्स वाई जेड अगर मान लो तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया। तो जैसे कि जे क्रॉस के इज आई कैप, तो उस तरह का चीज है। अब इसमें नॉट ओनली दिस, इसमें ये भी देखोगे कि अगर हमें ई कैप का डायरेक्शन चाहिए और बाकी दो का हमें पता है, तो ई कैप जो होगा वो बी कैप क्रॉस सी कैप होगा,
तो ई कैप जो होगा वो बी कैप क्रॉस सी कैप होगा। तो ऐसा ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, मतलब सारे एक ही चीज है। और अगर हमें बी कैप चाहिए, बाकी दो का डायरेक्शन पता है हमें, तो बी कैप विल बी ऑब्वियसली सी कैप क्रॉस ई कैप। ये वैसे ही होता है जैसे आई क्रॉस जे आई जे के का जानते हो। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आप याद रखोगे, कोई एक याद रखो। मैं तो इतना सारा याद नहीं रखता, मैं सीधा डायग्राम याद रखता हूँ। तो डायग्राम याद है तो आपको सब कुछ आपको पता है। इसी से एक पॉइंटिंग वेक्टर भी डिफाइन किया जाता है, और पॉइंटिंग वेक्टर भी जो होता है वो के का कई डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर वो मैंने शुरू में ही लिखा दिया है 1/μ0 E क्रॉस बी। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं के डॉट आर की वैल्यू पे। तो के डॉट आर का मीनिंग क्या है? तो के डॉट आर का जो मीनिंग है उसमें के वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, के एक्स के वाई और के जेड होते हैं। तो अगर वेव कोई पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा हो बल्कि तीनों डायरेक्शन में जा रहा हो, तो तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे। और आर वेक्टर भी एक्स आई कैप होता है, वाई ये तो जानते ही हो, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया, तो वाई जे कैप आएगा और जेड के कैप आएगा। तो इससे अगर हम लोग के डॉट आर की वैल्यू देखें तो इस तरह का आ जाता है। अगर मान लो सपोज हम लोग सिर्फ के और एक्स लिख रहे हैं, तो के एक्स को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाकी जो कंपोनेंट है के वाई 0 है, के जेड 0 है, वाई 0 है, जेड 0 है। तो ये सिंपली के एक्स हो जाएगा। तो इसलिए के एक्स आता है। ये के एक्स कहाँ से आया, क्लियर है? तो के एक्स कैन बी रिप्लेस एज के डॉट आर। तो ये तभी करोगे, ये स्पेशल केस में होगा जब बाकी चीजें 0 हो कंपोनेंट, यानी सिर्फ एक्स डायरेक्शन के वाले केस में होता है कि वेव जब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो के डॉट आर को आप के एक्स पुट करते हो। अब दूसरी बात ये है, इसमें जो ध्यान रखना है उसमें ये ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या होगा। स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्शन के कैप लोगे इफ दिस signs of kx and omega t are different. If signs of if sin of kx and omega t, kx से आप एक k dot r भी लिख सकते हो, and omega t are different. are opposite. तो अगर साइन अपोजिट हो, ये वेव का कंसेप्ट आप जानते होगे, ये वेव में पढ़ाया जाता है आर अपोजिट। वेव तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो सी के लिए हो जाएगा जब अपोजिट होंगे तो, और सी कैप जो होगा, तो हमें पता है कि अगर वेव इस तरह का है कि एक्स माइनस ओमेगा टी है फंक्शन, तो इसका मतलब इस तरह का जो वेव होता है ये वेव पॉजिटिव एक्स में मूव करता है। तो पॉजिटिव एक्स में मूव करता है, यानी इस केस में के जो होगा वो सी के बराबर होगा। बट अगर वेव के जो साइन सेम है, इफ साइंस ऑफ के डॉट आर एंड ओमेगा टी आर सेम, तो ये सेम साइन के हो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी कि अगर फंक्शन जो हो वो के एक्स प्लस ओमेगा टी हो, या फिर फंक्शन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी जैसा हो, तो वैसे में ये सेम साइन के हो गए। तो वैसे केस में ये वेव में पढ़े हुए होंगे कि ऐसे केस में ये जो वेव होता है वो नेगेटिव एक्स में मूव करता है। तो ऐसा वेव नेगेटिव एक्स में मूव करते हैं। तो ये सब लोग स्ट्रिंग वेव में ही पढ़ लेते हैं। तो ये नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा होता है, तो दोनों पॉजिटिव, तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि ये जो के है ये डायरेक्शन तो बताएगा, बट ये प्लस माइनस सी होगा। दैट मीन्स कि जो के वैल्यूज होंगे वो प्लस माइनस के दोनों लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ नोट करना है आप लोग को। यहाँ तक तो नोट हो गया था आई थिंक, इसे कर लो आप। वॉइस आ रही है आप लोग को?
यस सर। इसे नोट कीजिए एक बार। तो ध्यान रखना कि जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये इन फेज होते हैं। इन फेज कहने का मतलब कि अगर मान लो आप प्रोपगेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोपगेशन आप ले रहे हो, तो सपोज अगर मान लो इसमें ये डायरेक्शन में इस तरह का जो वेव दिखा रहा हूँ, ये सपोज साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड फेज में होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ फेज में ही कम ज्यादा होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फेज में ही कम ज्यादा होंगे। तो इसमें जिस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी अपनी बी नॉट, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम ई नॉट ले रहा होगा। तो देखोगे आप तो ये सारी चीजें उसी तरह से, तो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है माइनस बी नॉट, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है माइनस ई नॉट हो रहा है। तो ये साथ साथ मैक्सिमम होते हैं और साथ साथ जीरो भी हो रहे हैं, जो कि आप फिगर में देख रहे हो। क्लियर है? तो इस तरह की सिचुएशन है। तो ये चीज आइडिया आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमेशा फेज में होते हैं, राइट? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा टाइम रह नहीं गया। तो क्वेश्चन थोड़े से ना नेक्स्ट डे भी करना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके ईएम वेव के, तो नेक्स्ट डे भी ईएम वेव के कुछ क्वेश्चन। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है? कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन ही है शेड्यूल में, तो उसमें ईएम वेव भी मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ईएम वेव के क्वेश्चंस और कम्युनिकेशन, समझ रहे हो ना आप? सुन रहे हो आप लोग? यस सर। यस। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? जैसे पूछा गया है आरएमएस वैल्यू, तो इस क्वेश्चन को आप करो। The RMS value of the electric field of the light coming from the sun is 720 Newton per coulomb. The average density of the electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एवरेज डेंसिटी मांग रहा है। तो एवरेज डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यानी कि टोटल की बात कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों होते हैं। तो एवरेज यहाँ पे मतलब तरह से टोटल हो गया, और टोटल का भी फॉर्मूला देखा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर चाहिए हमें। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइट आ रही है उसमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है 720। तो आरएमएस अगर 720 है तो पीक वैल्यू ई नॉट क्या हो जाएगा? 720 बाय √2 √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आरएमएस चाहिए ना हमें, तो पीक दिया हुआ है, पीक चाहिए हमें, तो आरएमएस का √2 हो जाएगा। तो आरएमएस का √2 हो गया, तो ये आ गया पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू की वैल्यू इसमें रख दो और बाकी तो कैलकुलेशन है, तो आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या करना है इसमें? आसान है, जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो टोटल चाहिए होगा, टोटल एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर चाहिए।
तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू 720 से मिल जाएगा, 720√2 से, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 4.858 ये आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तो इसके बी ऑप्शन सही है। इसमें देखना ये, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट और रह गया है तो उसको भी बताना ही पड़ेगा। हो जाता है पावर वगैरह के लिए, तो अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव अगर चाहिए, तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव चाहिए होगा तो इंटेंसिटी आई होती है, और ये इंटेंसिटी जो होगी वो एनर्जी पर यूनिट टाइम और डिवाइडेड बाय एरिया टाइप से होती है, ये होती है एनर्जी। तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि अगर सपोज एक स्मॉल सा पोर्शन है और इस पोर्शन में से लाइट एंटर कर रहे हैं, तो लाइट इसमें एंटर कर रहे हैं, तो सपोज इस तरह से लाइट एंटर कर रही है, तो जितनी एनर्जी डेंसिटी इसमें होगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से एंटर कर रही है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से अगर एंटर कर रही है तो वैसे में इसकी एनर्जी डेंसिटी, तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी जो होगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जितना ये लेंथ मूव कर रहा है, तो अगर मान लो डीएल मूव कर रहा है तो, और एरिया ए का अगर है तो एरिया इंटू डीएल हो जाएगा। तो ये एनर्जी अगर टोटल देखे तो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होगा। मैं इसमें एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूँ इंटेंसिटी का, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम जो होगा वो एरिया डीएल हो जाएगा, तो दैट विल से एनर्जी से ट्रांसपोर्टेड, तो एनर्जी इतनी ट्रांसपोर्ट हुई। अब इसमें हम लोग डीएल का वैल्यू अगर देखें, तो अगर उसका स्पीड ऑफ लाइट सी है और डीटी टाइम में वो इतना कवर करेगा, तो डीएल को इतना लिखा जा सकता है, इट विल से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एरिया और सी dt हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी इसमें एंटर किया उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ड्यू अमाउंट का एनर्जी एंटर कर रहा है। तो वैसे केस में अगर हम लोग ड्यू बाई dt ले डिवाइडेड बाई एरिया, तो दैट विल गिव्स इंटेंसिटी। तो ड्यू बाई dt बाई एरिया अगर करके देखा जाए तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी आ रहा है। यानी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना होता है स्पीड ऑफ लाइट से। सो एनर्जी डेंसिटी को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। तो इंटेंसिटी के साथ आपको ये याद रखना है, और बाकी अगर पावर चाहिए होगा तो पावर बाय एरिया इंटेंसिटी होता है, तो पावर के लिए सिंपली इंटेंसिटी इनटू एरिया कर देने से आ जाएगा। और अगर फोर्स वगैरह चाहिए, ये पी यहाँ पे पावर है, तो आपको इनकी भी जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूले को। तो इसे भी आप नोट कर लो इंटेंसिटी का। इस क्वेश्चन को करना आप, इसमें इंटेंसिटी का यूज है। 2014 का क्वेश्चन है, LED emit lights of this 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of the electric field of the light at distance of 1 meter from the diode is. तो लाइट का 1 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है।
पावर दे रखा है, तो पावर दे रखा है तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो पावर बाय एरिया दैट विल गिव से इंटेंसिटी। तो इसमें इंटेंसिटी निकाल सकते हो आप, इसमें इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पावर दे रखा है और एरिया डिवाइड करना होगा। ये एरिया जो होना चाहिए वो स्फीयर एरिया होना चाहिए 4πr², क्योंकि जो भी एलईडी है एक पॉइंट सोर्स जैसा काम कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी जानना है तो ये टोटल एरिया से डिवाइड करना होगा। तो इस केस में आप देखोगे कि ये जो सोर्स होती है एलईडी बल्ब, सो एलईडी बल्ब को अगर एक पॉइंट सोर्स मानो, तो इसको अगर हम एक पॉइंट सोर्स मानते हैं एलईडी बल्ब को, तो इससे जो लाइट एमिट होगी वो यहाँ पहुंच रहे हैं 1 मीटर दूर, तो यहाँ पहुंच रहा है। तो इस कारण से अगर इसका पावर P है तो इसको इसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए वो पावर डिवाइडेड बाय 4π दिस रेडियस स्क्वायर होना चाहिए, रेडियस 1 दिया हुआ है तो ये होगा पावर। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है। पावर बाय दिस, क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है और इंटेंसिटी का ये भी फॉर्मूला है 12ε0 E0c²। तो इसमें आप देखोगे कि ये सारे जो इंटेंसिटी होते हैं एवरेज होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आप इंटेंसिटी वाले में I0 लेकर चलो आप E0, क्योंकि ये एवरेज इंटेंसिटी आई थिंक है। तो इसको आप पिक वैल्यू ही लेकर चलो, तो इसके फॉर्मूले में आप पिक वैल्यू यही पुट कर सकते हो। एंड टोटल एनर्जी एक तरह से ही, एक तरह से टोटल एनर्जी है ये। तो इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज करोगे एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, और इससे हमें E0 की वैल्यू कैलकुलेट हो जा रही है। तो इट विल कम आउट से √6 वोल्ट पर मीटर। ये कर पा रहे हो आप लोग? क्या रहा आंसर इसका? कैलकुलेट करके देखो आप, इट शुड बी ए आई थिंक। सर 9 × 10⁹ डिनोमिनेटर में नहीं आएगा? कैलकुलेशन चेक करता हूँ, जो रूट है उसके अंदर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए? चेक करता हूँ। 1/4πε0 का वैल्यू होता है ना 98.9, मैं कहा तो ऊपर ही रहेगा, तभी तो आंसर आ रहा है। यस सर। ऊपर ही रहेगा, इसलिए 2 मल्टीप्लाई भी किया ना मैंने, क्योंकि इसको 1/4πε0 बनाना था। √6 आ रहा है आंसर, √6 इज 2.45, तो इसका आंसर 20A सही होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो इसमें अगर आप कंसेप्ट जानते हो तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे EM वेव के। बट EM वेव के सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ये मस्ट है एक क्वेश्चन आना, और इजी होते हैं। तो आप तो EM वेव के ये सारी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना, इसके PDF में भी भेज दूंगा आप लोगों को। और इस क्वेश्चन को करो आप, a plane electron wave in a non-magnetic medium is given by this, with distance being in meter and time in second. The dielectric constant of the medium is, इसको करना। इसे करना है इस क्वेश्चन को।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और kx माइनस ओमेगा टी फॉर्म में दिया हुआ है with the distance being in meter and time in second. The dielectric constant of the medium का dielectric constant k पूछा जा रहा है, यानी एप्सिलॉन r पूछा जा रहा है. तो ये नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसलिए इसका एप्सिलॉन r 1 नहीं होगा. अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है मैग्नेटिक तो उसके लिए एप्सिलॉन r 1 लिया जाता है. क्या आ रहा है आंसर इसका? इसमें एक तो स्पीड ऑफ ईएम वेव निकाला जा सकता है, तो स्पीड जो होगा वो ईएम वेव का आ जाएगा और उसको हम लोग फिर इक्वेट करके देखें. कितना आ रहा है स्पीड की वैल्यू देखो. दिस स्पीड शुड बी, ये स्पीड जो है वो ओमेगा और के का रेशियो होता है, तो इसका ओमेगा कितना दिया हुआ है 50 दे रखा है और के इज गिवन एज 4 × 10⁻⁷. तो जो इसकी स्पीड आ रही है वो 1.25 × 10⁸ आ रहा है स्पीड. ये स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में एक तरह से, तो ये स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वाली होगी. मीडियम वाली जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू आर एप्सिलॉन r होता है. तो इसका म्यू आर क्या होगा? तो म्यू आर 1 होगा, नॉन मैग्नेटिक अगर मानते हैं, दिया हुआ भी है. तो इससे जो cm होना चाहिए, दैट c डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. क्या आ रहा है आंसर? चेक करना एक बार. थ्री डिवाइडेड बाय 5/4 12/5 होल स्क्वायर. 12/5 का वैल्यू कितना होता है? 2.4. आंसर क्या होगा बताना, कौन बताएगा इसका आंसर? ए होगा या बी होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताओ. सर बी. सब बी आ रहा है. बी आ रहा है ना? बी यस आंसर ना, यस इसका सर आंसर बी. बी होना चाहिए. पता नहीं वीएमसी वालों ने 2.4 आंसर दे रखा है, ये दे रखा है वीएमसी का जो वर्कबुक वगैरह है उसमें गलत दिया हुआ आंसर, तो वहाँ करेक्शन कर लेना. मेरे ख्याल से इसका 5.8 होगा आंसर, क्योंकि ये देखो ना म्यू आर तो 1 ले रहे हैं नॉन मैग्नेटिक से, तो और सी जो आ रहा है ये मीडियम का आ रहा है, तो सी का मीडियम जो होता है वो सी इन वैक्यूम बाई म्यू आर एप्सिलॉन होता है. ये सब फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, राइट. तो इससे म्यू आर 1 अगर रखे तो ये आ रहा है, यानी कि यहाँ से एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी c/c मीडियम स्क्वायर होगा. इन्होंने स्क्वायर नहीं लिया है, तो इसमें c का वैल्यू 3 × 10⁸ दे रखा है और जो मीडियम ने ले रखा है 5/4 × 10⁸ है. 1.25 को हम लोग 5/4 लिख सकते हैं ना, ठीक ही है ये. तो इसका होल स्क्वायर यानी कि 12/5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 144/25.
ये एग्जैक्ट वैल्यू 5.8 आ रहा है इसका आंसर। 5.76 यस सर 5.8 यार 5.7 समथिंग आएगा तो 76 होगा तो 5.8 उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। मेरे ख्याल से बी होगा आंसर। बीएनसी में से इसका ए दिया हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेना। तो इट शुड बी से बी। यहाँ भी मैंने सॉल्व किया हुआ है इस साइड भी, तो एक ही बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ना क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं और सिंपल से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में V1 निकल आ रहा है ओमेगा और के रेशियो से, तो V1 इसमें C आ रहा है, और जो सेकेंड में V1 आ रहा है वो C/2 आ रहा है। तो V1 V2 का रेशियो में अभी देखा था फॉर्मूला, तो वो स्पीड ऑफ लाइट बाई एप्सिलॉन और लिया जा सकता है। म्यू आर इसका 1 होता है। नॉन मैग्नेटिक कह दिया है, तो नॉन मैग्नेटिक कैरी यानी कि म्यू आर जो है वो 1 हो जाएगा फॉर नॉन मैग्नेटिक। तो इस तरह से मेटल वगैरह होंगे ये। तो द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, और इससे एप्सिलॉन का रेशियो निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, तो ठीक है। बट बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं 19 20 के भी, 18 के भी एक दो और रह गए होंगे। बाकी 19 के हैं, कुछ 20 के हैं, तो ये सब मैं नेक्स्ट डे करा पाऊंगा। ठीक है, तो इतना ही रखता हूँ मैं आज के लिए। सर आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की एक क्लास रख सकते हो? किसके? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब कम्युनिकेशन के बाद ही रखेंगे फिर। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में ईएम वेव और कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे डुअल नेचर, क्योंकि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आसान होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ईएम वेव पे आप लोग थोड़ा वर्क कर लो सभी। ठीक है, आज जाके सारा वर्क कर लेना ईएम वेव पे, और कोशिश करना कि आगे के भी क्वेश्चन हो जाए 19 20 के भी। ठीक है अमिल, अंकित। यस सर। ठीक है, जय मिश्राबा, राशि सान्या, एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।